नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम सभी लोग मार्च माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला हम लोगों ने अक्टूबर से शुरू की थी और अब मार्च तक की यात्रा पर आप पहुंचे हैं। यह श्रृंखला इसलिए है ताकि आप परीक्षाओं में बेहतर कर सके, कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे छूटे ना। इसी क्रम में मंथली करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। करंट अफेयर्स की अनेकों श्रृंखलाएं चल रही हैं जो अगले कुछ दिनों में आपके सामने होंगी। लगभग पूरा पैकेज 30 से 35 वीडियोज का होगा ये, तो आपको इसी ऑफिशियल चैनल से मिलेगा, रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, जिससे आपको ये लिंक आया है। तो करंट का कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मार्च माह के करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार करते हैं। मार्च माह के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है। राष्ट्रीय प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध और प्रमुख दिवस। इन 5 भागों में बांट के हम लोग मार्च को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रदेश पर आते हैं और राष्ट्रीय प्रदेश में सबसे पहला टॉपिक है हमारा विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम किसका है। ये बेटा देखिए, जहां पे भी आपको @75 लिखे, इसका मतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत मनाया जा रहा है ना। जैसे यहां पे भी आपको दिख रहा है @75। तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम जो है आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। यह सभी तरह के विमानन के लिए था, जो सामान्य विमान है, वाणिज्यिक विमान है और व्यावसायिक विमान है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। ठीक है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है और इसकी थीम थी विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज। मतलब विमानन जो उद्योग है उसके लिए नया क्षितिज स्थापित करना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, हैदराबाद में आयोजित हुआ और इसकी थीम भी यही थी कि कैसे हम विमानन उद्योग के लिए एक नया क्षितिज स्थापित कर सकते हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में मनाया जा रहा था। यह इसका लोगो था विंग्स इंडिया। दूसरा टॉपिक है भारतीय रेलवे की सुरक्षा तकनीक कवच। आपने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एडास सिस्टम, आपने देखा कि 4 व्हीलर में एडास सिस्टम आ गया। एडवांस्ड ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडास कहते हैं। कवच टक्कर को रोकने का एक प्रतिहार सिस्टम है। जैसे यहाँ पे आप सांकेतिक रूप से देख रहे हैं कि 2 सिग्नल है, एक सिग्नल है, अगर दोनों ही इंजन सिग्नल पार कर जाए तो एक सीमा के बाद ये टक्कर को रोक देंगे। कवच सिस्टम इसी पर है, कार्य कर रहा है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 मार्च 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे के, याद रखना है, सिकंदराबाद मंडल में गुल्लागुड़ा चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली, कवच वर्किंग सिस्टम की ट्रायल का निरीक्षण किया। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली है। मान लीजिए कि ड्राइवर, कभी कभी क्या होता है कि बहुत थकावट में मान लीजिए ड्राइवर सो गया या कोई ऐसी परिस्थिति है कि ड्राइवर लाल सिग्नल नहीं देख पाया, तो ये टक्कर को रोक देगा। ये लाल सिग्नल को अगर आप क्रॉस भी कर गए तो ये ऐसी प्रणाली है कि जो टक्कर प्रतिहार प्रणाली है, जो टक्कर को क्या कर देगी, रोक देगी। तो जान माल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उस नुकसान से हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ट्रेनों को खतरे, मतलब लाल निशान पर सिग्नल पास करने और टक्कर से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना है ना। अगर लाल सिग्नल पार भी कर जाते हैं, किसी कारणवश नहीं रुक पाते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और विस्तृत समझ लीजिए, यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। मतलब ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करेगा। इसके अलावा यह ऐसे 2 इंजनों के बीच, जो मैंने आपको चित्र के रूप में बताया, ऐसे 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिन पर कवच प्रणाली काम कर रही है। मान लीजिए एक इंजन ए है, एक इंजन बी है और ये दोनों एक सिग्नल पार कर देते हैं और दोनों में जो है कवच प्रणाली इसमें भी है और कवच प्रणाली इसमें भी है ना। तो ये दोनों इंजन आपस में नहीं टकरा सकते। तो इसका मतलब है कि अगर हम सारी ट्रेनों के इंजनों में कवच प्रणाली कर दें आने वाले भविष्य में, तो हम ट्रेन की टक्कर को रोक सकते हैं। तो तकनीकी रूप से रेलवे इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और इस स्वदेशी निर्मित तकनीक है कवच। श्री नरसिम्हा स्वामी मंदिर तेलंगाना, बहुत पुराना मंदिर है बेटा, है ना। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये कहां पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, पहली बात। चलो, अब इस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया गया। तो इस भव्य मंदिर का प्रारूप आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, 2022 में पूरा किया गया। ठीक है,
इस मंदिर में 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ठीक है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण तेलंगाना में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस मंदिर की डिजाइन प्रसिद्ध डिजाइनर आनंद साईं जी ने तैयार की है। तो इस मंदिर की डिजाइन किसने तैयार की है? आनंद साईं जी ने। वैसे भी दक्षिण भारत के जो मंदिर है बेटा, वो अपनी भव्यता और आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते हैं, और आप सामने देख भी रहे हैं इस मंदिर का एक सुंदर चित्र। तो इसके निर्माण को पूरा कर लिया गया है तेलंगाना में। क्लियर है? अगला चलते हैं। अगला टॉपिक है भारत और फ्रांस के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष। अब इसमें भी @75 लिखा है। जब हमने राजनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया, तो इन 75 वर्षों में हमने आपसी में कई आयाम दोस्ती के स्थापित किए होंगे, कई चीजों का आदान प्रदान किया होगा। वो कला हो सकता है, वो विज्ञान हो सकता है ना, वो संस्कृति हो सकती है, वो आपसी सौहार्द हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो फ्रांस के दूतावास की तरफ से, जो उनका भारतीय दूतावास है, उनमें ये 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य से उनके जो फ्रांसीसी दूतावास की तरफ से भारत में इसका आयोजन किया गया। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि बेंजोर भारत फ्रांस की ओर से, बेंजोर इसका जो कार्यक्रम का नाम रखा गया, वो क्या रखा गया? बेंजोर। तो भारत फ्रांस की ओर से भारतीय लोगों के लिए एक उपहार है, जिसमें 19 भारतीय शहरों में लगभग 120 कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया गया, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में आज तक रहे हैं। हमने शिक्षा का आदान प्रदान किया, हमने विज्ञान का आदान प्रदान 75 वर्षों में किया, हमने साहित्य का आदान प्रदान किया, हमने सिनेमा का आदान प्रदान किया, हमने गैस्ट्रोनॉमी का आदान प्रदान किया, हमने फोटोग्राफी का आदान प्रदान किया। तो इन 75 वर्षों के मूल तत्व क्या रहे हैं? आपसी आदान प्रदान के बेंजोर कार्यक्रम के तहत इनको संजोया गया और 120 शहरों में दर्शाया गया, है ना। 120 कार्यक्रमों को 19 शहरों में दर्शाया गया। 19 भारतीय शहरों में 120 कार्यक्रमों का क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड, ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ऑस्कर की मूर्ति है। तो 28 मार्च 2022 को 94 में 94th क्रम जरूर याद रखिएगा। इसका आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। इसमें बिल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। इस फिल्म में विल स्मिथ ने टेनिस चैंपियन सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के पिता रिचर्ड विलियम्स का रोल प्ले किया था। ऑस्कर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की दी गई है और किसको मिला है? बिल स्मिथ को मिला है। द पावर ऑफ डॉग के लिए जैन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। द पावर ऑफ डॉग इनकी मूवी का नाम है और ये व्यक्ति है। ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड समर ऑफ सोल को दिया गया है। समर ऑफ सोल, ये सारे याद रखना है आपका। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा को प्रदान किया गया है ना। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जिसका चेस्टन को फिल्म आइज ऑफ टेमी फाई के लिए प्रदान किया गया है ना। आइज ऑफ टेमी फाई के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये जितनी पांचों कैटेगरी आपको याद रखना है, जो समय समय पर आपसे पूछी भी जाती नहीं है परीक्षाओं में और आपके लिए जरूरी भी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। 7 मार्च 2022 को महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक अभूतपूर्व अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बहुत जरूरी है, इसको समझिए। उद्देश्य है इसका बेटा औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली की तरफ उन छात्राओं को फिर से जोड़ना जिन्होंने विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ दिया था या जिनकी पढ़ाई लिखाई रुक गई थी। तो ये बहुत बढ़िया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, है ना। उन छात्राओं को इस तरफ जोड़ना किसी कारणवश, है ना। क्योंकि देखिए छात्राओं की पढ़ाई के मामले में अगर हम ग्रामीण भारत को देखें तो हमेशा पीछे रहा, इसलिए हमको हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लाना पड़ा था। तो एक कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है कि किसी तरह कौशल प्रणाली और औपचारिक शिक्षा में अगर उन छात्राओं को फिर से जोड़ना जिन्होंने विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ दिया है, बहुत सारी परेशानियां रही होंगी, नहीं कर पाई होंगी, उनको फिर से कनेक्ट करना। तो एक अच्छी पहल है। लक्ष्य क्या है? स्कूल में 11 से 14 वर्ष की आयु की महिलाओं के नामांकन और प्रतिधारण, है ना, रिटेंशन में वृद्धि करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत के हरियाणा से शुरू की गई थी। ये पहला कदम था, है ना। और इसी प्रकार का एक कदम ये भी है जो हम लोग आगे अभी देख रहे हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
ध्यान देखिएगा, रूसा जिसको हम लोग कहते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को 31 मार्च 2026 तक या अगली समीक्षा तक जो भी पहले हो जारी रखने को मंजूरी दी है। तो इसको कब तक बढ़ाया गया है? 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह व्यापक योजना समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेज का वित्त पोषण करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। जैसे राज्य सरकार के बहुत सारे ऐसे डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, जो महाविद्यालय तो है लेकिन उन शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं करते जिनकी वास्तव में जरूरत है। समानता, पहुंच, सुविधाओं को विस्तृत करने के लिए रूसा काम कर रहा है। तो रूसा का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। 1850 किलोग्राम की प्रतिमा गन मेटल से बनी है और लगभग 9.5 फीट की है। तो यह जो है दिव्य दर्शन आप इस प्रतिमा के कर रहे हैं। महाराज शिवाजी जी की प्रतिमा है, पुणे के नगर निगम परिसर में इसको लगाया गया है और 850 किलोग्राम इसका वजन है। और किस चीज की बनी है बेटा? गन मेटल की बनी है। ये हमें याद रखना है ना। चलिए अगला है आपका मुला मुथा नदी प्रदूषण उन्मूलन परियोजना। बेसिकली पहले तो ये देखिए कि ये परियोजना है कहां बेटा? ये परियोजना महाराष्ट्र में है ना। मुला मुथा नदी महाराष्ट्र के पुणे में प्रवाहित होती है। कहां पे? पुणे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुला मुथा नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की आधारशिला रखी। मुला मुथा नदी प्रदूषण उन्मूलन परियोजना 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक शहर एक ऑपरेटर की अवधारणा पर लागू की जाएगी, है ना। मुला मुथा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है, पुणे में। ठीक है, ये नदी परियोजना। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन। पर्यटन मंत्रालय ने मार्च 2022 में राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन की स्थापना के लिए मसौदा रिपोर्ट पर अंतिम टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। विजन, इसका विजन या उद्देश्य क्या है? एक डिजिटल राजमार्ग के माध्यम से पर्यटन इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा सूचना अंतर को समाप्त करना, एक कनेक्टिविटी बनाना। और इसके लिए सभी लोगों से क्या आमंत्रित किए गए हैं? सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का निर्णय। 25 मार्च 2022 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? तो अब बेटा एक बात ये ध्यान रखो कि मार्च के करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि ये बैठक 25 मार्च को हुई। डॉल्फिन का तो आप देख ही रहे हैं। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बैठक करते हुए जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में इस वर्ष से मनाएंगे। तो ये शुरुआत कब से हुई बेटा? 2022 से। और मनाएंगे हम लोग कब? 5 अक्टूबर को हम लोग इसको प्रतिवर्ष मनाएंगे। अगला टॉपिक है डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आदर्श पारिस्थितिकी संकेतक के रूप में कार्य करती है। डॉल्फिन के संरक्षण से प्रजातियों के अस्तित्व और आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर लोगों को लाभ होगा, है ना। चलो राहत और पुनर्वास की समग्र योजना, है ना। देखो प्रवासियों और स्वदेश वापस लौटने वालों के लिए चलाई गई राहत और पुनर्वास की समग्र योजना के तहत 7 उप योजनाओं को भाई 7 तरीके से अगर आप आते हैं तो आपको राहत भी दिया जाएगा और पुनर्वास भी किया जाएगा, है ना। वो 7 तरीके कौन कौन से है ना। 7 उप योजना इसमें शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राहत और पुनर्वास की समग्र योजना में कितनी उप योजना है, ये 7 उप योजना है। या हम ये कह सकते हैं कि 7 तरीके से वापस आए हुए लोगों को इससे लाभान्वित हो सकते हैं, है ना। अब वो 7 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। पीओके, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर और छम्ब इलाकों के विस्थापित परिवारों को राहत एवं पुनर्वास दिया जाएगा। क्लियर है? पहला। दूसरा, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को भी राहत सहायता की इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा, त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे ब्रू जनजाति के लोगों को राहत सहायता दी जाएगी। तो 3 तो ये हो गए, अभी 4 और हैं। चलो 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को बढ़ी हुई राहत दी जाएगी।
है ना, बहुत दिनों से न्याय नहीं मिला जिन लोगों को। आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक वामपंथी उग्रवाद की हिंसा से व सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी एवं बारूदी सुरंग, आईडी विस्फोटों से पीड़ित, आतंकवादी हिंसा से प्रभावित असैनिक पीड़ित परिवारों को भी वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को भी सहायता अनुदान में इसमें शामिल किया गया है। और भारत के कूच बिहार जिले में स्थित 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और बांग्लादेश में पूर्ववर्ती भारतीय एन्क्लेव से वापस लौटे 922 लोगों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता अनुदान। तो पीओ के तहत यह 7 तरीके की जो उपयोजनाएं हैं ये इस मूल योजना में शामिल है, जिसके लिए 1452 करोड़ रुपया लगभग, 1452 करोड़ रुपया इसके लिए जो है क्या किए गए हैं, सरकार ने इसके लिए पास किए है ना। तो इस समुद्री योजना का कुल खर्च 1452 करोड़ रुपए लगभग होगा। असम मेघालय सीमा विवाद, जब से राज्य बने थे सबसे सीमा विवाद था। वर्ष 1972 में मेघालय को असम से अलग करके राज्य के रूप में बनाया गया था। इसी के साथ असम मेघालय के बीच सीमा विवाद था। असम और मेघालय 884.9 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 12 अलग अलग जगहों पर इन सीमा को लेकर विवाद था। देखो, विदेशों में तो विवाद होता है, ये आंतरिक में भी विवाद है, आपस में दो राज्यों के बीच में भी विवाद है ना। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हाल ही में जब बैठा था तो लगभग ये जो सिफारिशें की गई थी इनमें इन विवादों को सुलझा लिया गया है ना। तो दोनों की आपसी सहमति से इन विवादों को सुलझा लिया गया है, तो याद रखिएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि 1972 में मेघालय को असम से अलग राज्य किया गया था, है ना। अब इस समझौते के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तथा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मतलब तीनों लोगों ने मिलकर इसको निपटाया। इस समझौते के साथ ही 12 विवादित स्थानों में से 6 का निपटारा हो चुका है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने शेष 6 विवादित स्थानों के निपटारे को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है। तो भाई 72 से चला आ रहा था, 6 का निपटारा हो चुका है, तो निश्चित रूप से अगले 6 का भी हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला टॉपिक हम लोगों का है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट। हाँ, तो एफएटीएफ वर्ष 1989 में पेरिस में जो आपका सम्मेलन हो रहा था, G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी के दौरान स्थापित किया गया था। एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहना। ठीक है, इसमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल है। लगभग कुल 39 सदस्य इस समय इसमें है। ठीक है, हाँ, यूएई समेत 23 देश ग्रे लिस्ट में शामिल है, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, यमन, पाकिस्तान आदि है। पाकिस्तान वर्ष 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसका मुख्यालय कहां पे है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, चलिए बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं सामने। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। ठीक है कि कोलंबो में कर लिए, क्योंकि इस समय अब श्रीलंका में कुछ हो नहीं सकता। बिम्स्टेक समूह में कितने? 7 देश हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान है। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसका सचिवालय कहां पे है? ढाका में है। 7 देशों को ऊपर आप देख रहे हैं, 4 देश ऊपर हैं, 3 देश नीचे है। तो हमें ये याद रखना है कि सम्मेलन कहां पे हुआ 5वां? ये कहां पे हुआ बेटा? श्रीलंका में हुआ। ठीक है, चलिए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। ठीक है, ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक से जारी किया गया। इस रिपोर्ट को स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग द्वारा जारी किया गया। ठीक है, कई अलग अलग जो है 3 तरीके, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान जो है वो स्वीडन का है, भारत 93वें स्थान पर है। ठीक है, जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में आता है। तो इसका शीर्ष स्थान किसका है बताओ? डेमोक्रेसी रिपोर्ट में स्वीडन का है। और भारत का स्थान कौन सा है? 93वां है। ये दोनों ही आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है? चलिए नूर 2 सैन्य उपग्रह, ईरान के इस्लामिक। चलिए अगला है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का चयन। साउथ कोरिया में विपक्ष के नेता योन सुक इल को साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये इनकी फोटो है, देख लीजिए, है ना। और ये इनका बेटा ना। कुछ अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां। हंगरी की राष्ट्रपति, हंगरी की संसद ने कैटलिन नोवाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना।
ये पहली महिला राष्ट्रपति है। हंगरी की प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन है। ये हंगरी की प्रधानमंत्री है और ये हंगरी की पहली कौन चुनी गई? संसद ने, हंगरी की संसद ने कैटलिन नोबाक को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। ठीक है, चलिए। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक फोंट को चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी उम्र 36 वर्ष है। तो ये भी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। 36 वर्ष है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, गोल्फर टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भाई किया भी जाना चाहिए, है ना। गोल्फ के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। मिस वर्ल्ड 2021, पोलैंड की कैरोलिना विलासवास्का को मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता घोषित किया गया। जमैका की टोनी एनसिंग ने उन्हें ताज पहनाया। यह प्रतियोगिता प्यूर्टो रिको में सेंट जुआन में आयोजित की गई। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में वाराणसी मनसा ने भाग लिया, हालांकि वो सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाई। प्रितिजिकर आर्किटेक्चर प्राइज, ये भैया सर्वोच्च पुरस्कार है आर्किटेक्ट में दिया जाने वाला, है ना। और ये पुरस्कार जो है डियोबेडे फ्रांसिस कैरे को दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले अश्वेत अफ्रीकी हैं। ठीक है, यह 45वां सम्मान था। और समझ लीजिए, यह सम्मान 1979 में जे प्रितिकर और उनकी पत्नी सिंडी के द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में भारत के प्रतिष्ठित वास्तुकार जो थे बालकृष्ण दोषी जी को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है। हालांकि यह पुरस्कार हम लोगों ने पुरस्कार वाली श्रृंखला में भी देखे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश निश्चित रूप से कौन हो सकता है? यूक्रेन के हमले के बाद रूस हो सकता है ना। 2754 प्रतिबंध इन पर थे जब इन्होंने हमला नहीं किया था रूस ने यूक्रेन पर, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने जब हमला किया तो इस समय वैश्विक रूप से 7075 प्रतिबंध इन पर लगाए गए, जो कि संख्या में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, यही चीज इसमें भी लिखी है। विश्व रंगमंच दिवस 2022, प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान केंद्रों और दुनिया भर के रंगमंच समुदायों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस थिएटर कला के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 1961 में विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी। इसका इस बार का विषय था रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और शांति की संस्कृति। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, खुश रहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह 10वां संस्करण था बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की गई। फिनलैंड लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ठीक है, हाँ, तो शीर्ष देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है और नीदरलैंड है। अफगानिस्तान इस सूची में 146वें स्थान पर, मतलब कुल 146 देशों को शामिल किया गया था। तो सबसे लास्ट स्थान कौन सा है बताओ? अफगानिस्तान का है। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है ये भी हम लोग देख लेंगे, हम लोग कितने खुश हैं यहाँ पे, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 146 देशों में भारत 136वें स्थान पर है ना। तो भारत 2021 के सूचकांक में अगर हम लोग देखें तो 149 देशों में 139वें स्थान पर था। तो 3 देश कम हो गए तो यहां पर 146 हो गए, तो यहां पे 3 स्थान कम हो गए तो यहां पे 136 हो गया। तो कुछ ऐसा ज्यादा खुश नहीं हुए हम लोग इस साल। कैलकुलेशन वही है हमारी खुशी की, बस कुछ देश से उससे 149 से 146 हो गए, तो यहाँ पे हम लोग भी 3 स्थान पर क्या आ गए? पीछे आ गए। तो ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, और खुश रहना चाहिए हमको। महात्मा गांधी जी के नाम पर बने ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया? मेडागास्कर की राजधानी एंटानारिवो में, है ना। महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। ये भी एट द रेट ऑफ 70 पाए हुए, ध्यान दीजिएगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। यह राजधानी शहर मेडागास्कर में अधिकतम हरित स्थान बनाने में एंटानारिवो की शहरी नगर पालिका के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा, है ना। तो वहां पे भी देखो एट द रेट ऑफ 75 लगा है, वो एक ग्रीन ट्रायंगल है जिससे सम्मान दिया गया है महात्मा गांधी जी को, वहां पे किया गया है इसका उद्घाटन, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अर्थ की
आर्थिकी में समर्थ पहल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 7 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने समर्थ का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बस समझ लीजिए, महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के अवसर प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इतना बस इसको याद रखिएगा बेटा, समर्थ को, और इसके साथ इसके उद्देश्य को याद रखिएगा और इसके मंत्रालय को याद रखिएगा। 3 चीजें हमें इसमें याद रखनी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पहले हिस्से में हम लोग देखेंगे परम शक्ति कंप्यूटर। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति कंप्यूटर की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त पहल है। इस मिशन को सीडेक पुणे देखती है ना। सीडेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो सीडेक पुणे परम, ठीक है। तो अब हमें इसमें 3 चीजें याद रखनी है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति कंप्यूटर की स्थापना की गई है। और कौन इसको देख रहा है? सीडेक देख रहा है, ठीक है ना। सीडेक पुणे। पूसा कृषि विज्ञान मेला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय पूसा कृषि अनुसंधान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले का मुख्य विषय क्या था? तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान रखा गया। इस अवसर पर 2 एकड़ क्षेत्र में विकसित पूना कृषि हाट परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है ना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ये था, ठीक है, मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला, जिसका मुख्य विषय था तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। किसान को भी तकनीकी ज्ञान देना बहुत जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। 68% जनसंख्या लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर पूसा विज्ञान मेले का सीधे उद्देश्य था तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान, इसका प्रमुख विषय था। आइए पर्यावरण को देख लेते हैं। आरोग्य वनम, है ना। अब देखो कितनी सुंदर आकृति है ये राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन प्रांगण में एक नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। ये 6.6 एकड़ में फैला है। इसे योग मुद्रा में बैठे, जो कि आप मूर्ति में देख रहे हैं, योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। 215 प्रकार की जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। एक अपने तरह का एक बड़ा मतलब राष्ट्रपति भवन में अच्छा कार्य हुआ है, जिनको आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार के लिए उपयोग में किया जाता है। तो यह देखिए योग मुद्रा में आकृति है, और यह जो है यहाँ पे जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने लगाए गए? 215 प्रकार की जड़ी बूटियों के पौधे वहां पे लगाए गए हैं, है ना। अर्थ आवर, यह प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। यह 180 से अधिक देशों के लोगों द्वारा उनके स्थानीय समय के अनुसार रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पर्यावरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का अभियान है ना। तो कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के बीच, ठीक है। जहां दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट रोशनी को बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम में एकजुट होते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोगों ने तो पता नहीं लाइट बंद किया कि नहीं, आपने किया कि नहीं, मैंने तो किया था, है ना। अर्थ आवर मनाया था। तो आप लोग भी प्रयास करें अगली बार से कि पर्यावरण में सहयोग दे सके। इसके बारे में और भी लिखा है अगर आप पढ़ना चाहें। अर्थ आवर 2007 में सिडनी में एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी, है ना। अब इसको क्या है? सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से ग्रह को कार्बन मुक्त करने के प्रयास में लाखों लोगों को एकजुट करता है। क्लियर है? हाँ, पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को भी क्या करता है? उजागर करता है। आइए, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब भारतीय शटलर ओलंपियन पी संधू ने जीता। इस मैच में उन्होंने थाईलैंड की चौथी वरीयता प्राप्त बुसानन को हराया, जबकि पुरुष एकल फाइनल में भारतीय शटलर एचएस प्रणय को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के हाथों में सीधे सेटों में हारना पड़ा, है ना। तो स्विस ओपन किसने जीता बताओ? भारतीय शटलर ओलंपियन पीवी संधू ने जीता। जबकि महिला ओपन, जबकि पुरुष ओपन में क्या हुआ? हार गए हम लोग। एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने ही जीता था। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला एकल का खिताब बार्टी ने अपने करियर में कुल 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन, 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता। बहुत ही
ओज वाली खिलाड़ी थी, बहुत ही जबरदस्त तकनीक से खेलती थी, टेनिस खिलाड़ी थी, लेकिन बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा कर दी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का बैन। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूस व बेलारूस के एथलीटों पर बीजिंग 2022 शीतकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। आइए कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। मिलन 22 यह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है मिलन 22। ठीक, चलिए। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच ये द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है, इसका ये 9वां संस्करण था। क्लियर है, इसको भी याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए, हाँ, लामितीय 2022 22 से 31 मार्च तक सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय सेना और सेशेल्स सुरक्षा बलों के बीच किया गया है ना। लामितीय एक द्विवार्षिक सैनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2001 से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है लगातार। ठीक है, कुछ प्रमुख दिवस देखते हैं, बस आपको याद रखना है। जैसे विश्व क्षय रोग टीबी दिवस है, कब मनाया जाता है बेटा? 24 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विषय है नस्लवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज देना, एकजुट होना। ठीक है, हाँ। अगला है आपका विश्व जल दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता के जल का समर्थन करना। यह दिवस ताजे जल के महत्व, इसके संरक्षण की आवश्यकताओं की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। विषय क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इस बार का जो है जो जल दिवस था उसकी एक थीम थी। क्या थी? थीम थी क्या? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। विश्व गौरैया दिवस 2022 यह 20 मार्च को घरेलू गौरैया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2010 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो जल दिवस और वन दिवस आप याद रखिएगा। वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत, वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत, यह इस बार इसका क्या था? प्रमुख विषय था। तो यह मार्च माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला थी जो एक साथ आपको जो है प्रदान की गई। उम्मीद है कि निश्चित रूप से परीक्षा में इससे आपको फायदा होगा। अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के साथ जल्द ही आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।